जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे YouTube चैनल AR कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक चलता है। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये जो पॉइंट लिखे, ये जो टॉपिक लिखे, इन सब टॉपिकों को हम सीरियल वे में और सरल भाषा में कंप्लीट करते चले जाएंगे। आप लोग जानते होंगे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन उठाता है तो राष्ट्रीय आंदोलन से 2 से 3 क्वेश्चन उठा ही लेता है। तो उन सब क्वेश्चनों को और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इन सब को हमने इसमें टॉपिक में कवर किया हूँ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। पहले हम देखते हैं ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, ये राष्ट्रीय आंदोलन हमारा 3 चरणों में विभाजित है। ठीक है, कितने चरणों में विभाजित है? 3 चरणों में विभाजित है। इन 3 चरणों को एक बार हम देख लेते हैं, जो पहला चरण, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, पहले चरण को हम बात करते हैं 1885 से लेके, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी 1885 से लेके 1905 तक, लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन तक, ये पहला चरण इसको बोला जाता है। ठीक है, और जो सेकंड चरण होता है ये 1905 से स्टार्ट होता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड तक चलता है। ठीक है, 1905 से लेके 1919 तक। और जो तीसरा चरण होता है दोस्तों, ये 1919 से स्टार्ट होता है और 1947 तक, 1947 तक चलता है, जब तक देश आज़ाद ना हो जाए। इस थर्ड चरण इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि गांधी युग किस चरण को कहा जाता है। ठीक है, इसी तीसरे चरण को बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों? गांधी युग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है दोस्तों? गांधी युग बोला जाता है तीसरे चरण को। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि हमारा पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब क्वेश्चन उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों बनाया गया था, क्या कारण था बनाने का। आप लोग देखते होंगे कि हमेशा कोई ना कोई कमेटी, कोई ना कोई संस्थाएं बनती रही हैं। ठीक है, इन 200 सालों में जब तक अंग्रेज शासन किए थे, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कमेटी बनती रही है। ठीक है, तो हमारा कमेटी या हमारा संगठन बनाने का मकसद होता था कि इनकी जो ये पार्लियामेंट है, इनका संसद ब्रिटिश का, हम किसी तरह से उसमें घुसें और अपने बातों को रखें। क्या, कौन सी बातों को? केवल हमको एक ही चाहिए था कि हमको अपना स्वतंत्रता चाहिए था, अपना खुद का संविधान चाहिए था। ठीक है, हम आज़ादी से रह सके, आप हमारा अंग्रेजों हमारा भारत छोड़ के तुम लोग जाओ। ठीक है, और तो ये जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, इसका एक एम और था, जैसे कि जो एक साल, हर साल में ये बैठक होती रहती थी। ठीक है, अब जब बैठक हो रही है तो उस दौरान, जैसे ये बैठक हुई और उसके बाद जब ये बैठक हुई, इन दौरान इनके बीचों में जो भी हमारा एम था, क्या मैंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो भी मैंने एम बनाया था, जो भी संगठन बनाया था, क्या ये संगठन सही से काम कर रहा है? क्या ये संगठन सही से सुचारू रूप से चल रहा है? हमारा एम प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसी को सबको मतलब कंप्लीट करने के लिए एक मंच तैयार किया गया था। ठीक है, और इस मंच का नाम रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो ये देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जो ये कांग्रेस है ना, सबसे पहले ये कांग्रेस उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। ठीक है, इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। सबसे पहले बात, ये तो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों, डेट भी याद रखना, 1885 नहीं, पूरा डेट कंप्लीट याद रखना। तो 28 दिसंबर 1885 को होती है। पूछता है कहाँ पे होती है, इसका स्थान कहाँ है? मुंबई यानी बम्बई, पहले बम्बई बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं। कहाँ पे? एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उसी में इनका, पहले ये पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में नहीं होके बाद में ये मुंबई में हुआ। ठीक है, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहीं पे इसका संगठन यानी उसका गठन हुआ था। ठीक है, इसका जब ये बना था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन था। ठीक है, क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नेहरूजी आते हैं, उनके सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ये एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या पूछा है क्वेश्चन कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है? तो ये दादा भाई नेहरूजी है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब इसके हम देख लेते हैं संस्थापक और पहले महासचिव। जो इसके संस्थापक थे, इसके पहले महासचिव भी थे। संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इनके बारे में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में जान लेते हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एओ ह्यूम
क्या कहते हैं, ए ह्यूम। इन्हें, ये शिमला में बसे थे, एक ये सिविल सेवा अधिकारी थे, ये शिमला में जाके बस गए थे, इसलिए इनको कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। इनका एक उपनाम है हर्मिट ऑफ शिमला। अगर क्वेश्चन कभी पूछ देता है हर्मिट ऑफ शिमला किसका नाम है, तो ए.ओ. ह्यूम का है, क्योंकि ये जाके शिमला में बस गए थे, इसलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। और इन्हें भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, माना जाता है एक तरह से। इन्हें अगर पूछा जाए पक्षी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है भारत में, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भी माना जाता है, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को भी। अगर ऑप्शन रहेगा तो ए ह्यूम को भी मारिएगा, ठीक है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में आपको बता दिए, ठीक। ये संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और पहले महासचिव भी थे। पहले अध्यक्ष नहीं थे, ये महासचिव थे, ठीक है। अब देखता है, अब क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि पहली अध्यक्षता कहाँ हुई थी, जहाँ पे इसका गठन हुआ था, कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी, जिसको हम बोलते हैं व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक। तो कांग्रेस की स्थापना के समय क्वेश्चन पूछा है गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन जी थे, ठीक है। कौन थे, लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे। और भारत सचिव कौन थे, भारत सचिव थे लॉर्ड क्रॉस, ठीक है, लॉर्ड क्रॉस भारत सचिव थे। और जब दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था, कितने लोग वहाँ पे उपस्थित थे, तो याद रखना 72 लोग उपस्थित थे, ठीक है, वहाँ पे, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। और पूछ ले क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। कब से थे, 1940 से लेकर 1947 तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रहा है इनका, ठीक है, आज़ादी के पहले का, ठीक है। सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। अब पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है, जॉर्ज यूल थे, ठीक। कौन थे, जॉर्ज यूल। इन्होंने चौथे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, ठीक। ये अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर यहाँ पे भारतीय लगा दे, ये तो प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आप क्या बोलेंगे, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, ठीक है। तो नायडू जी कब की थी, 1925 में, ठीक, 1925 में। 1924 में कौन किया था, 1924 में गांधी जी किए थे, ठीक है। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कौन सा, प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले तो बदरुद्दीन तैयब थे, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किए थे, 1938 के हरिपुरा कहाँ पे है आपका, गुजरात में क्वेश्चन पूछा है, हरिपुरा किस जगह पे है, गुजरात में है। और तथा 1939 के त्रिपुरी में, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ये 2 जगह किए थे। लेकिन 1939 का जब त्रिपुरी में इन्होंने किए थे तो गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्षता बनाई जाए, तो लेकिन सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे जीत जाते हैं, तो गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं। गांधी जी की नाराज़गी को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि गांधी जी आप नाराज़ मत होइए, हम ये सीट छोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने सीट को छोड़ के 1939 में एक नया संगठन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो क्वेश्चन पूछता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जब ये त्रिपुरी का सीट इन्होंने छोड़ा था तो इनकी जगह किसको बनाया गया था। तो आप लोग सोचेंगे यार पट्टाभी सीतारामैया ही बनेंगे, तो पट्टाभी सीतारामैया किसी से कम नहीं थे। उन्होंने बोला कि हम किसी का छोड़ा हुआ सीट हम क्यों ग्रहण करेंगे, हम नहीं लेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद हमारे बैठे थे, उन्होंने कहा यार कोई नहीं लेगा तो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे बन जाते हैं। कौन, सुभाष चंद्र के बाद कौन बनता है सीट छोड़ने के बाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक। गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ की गई थी, बेलगाम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, कब, 1924 में की गई थी। कांग्रेस का पहली बार गांव में अधिवेशन होता है फैजपुर नागपुर में, ठीक है। ये 1937 में कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट कब पड़ी थी, 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। कब, 1907 के सूरत अधिवेशन।
तो इसकी अध्यक्षता 1907 वाले में कौन किया था? डॉक्टर रास बिहारी बोस किए थे, ठीक है। रास बिहारी बोस ने किया था इसकी अध्यक्षता, याद रखना, ठीक है। और जो ये फैजपुर था ना, गांव वाला अधिवेशन, ये जवाहरलाल नेहरू किए थे 1937 में। कहाँ पड़ता है फैजपुर? तो ये पड़ता है आपका बंगाल में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्मिलन, फूट तो पड़ी 1907 में, पुनर्मिलन होता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। इन सबको आगे बहुत अच्छे से हम कवर किया हूँ, बताऊंगा। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जो कृपा करेगा वही कृपा करने से स्वतंत्र हो गए हम, तो याद रखना JB कृपलानी, ठीक है। कृपा किए हम स्वतंत्र हो गए, याद रखना JB कृपलानी, ठीक। तो आई थिंक आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको समझ में आ गया। आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन 1905 में। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। और कब हो पूरा कंप्लीट अगर पूछे तो कब हुआ था, इसका तो घोषणा की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 बताएंगे आप। तो पहले बंगाल क्या था? ये बंगाल आप फिगर में देख सकते हैं पूरा एक था, ठीक है। लेकिन इसे कर्जन ने विभाजित कर दिया। कर्जन ने क्यों विभाजित किया था? देख रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसने क्या किया? फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाया। उसने सोचा कि पहले इन दोनों को, हिंदू मुस्लिम को हम इसी के तहत अलग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका मकसद ही था कि इन दोनों को, भाईचारों को ख़त्म करो, ठीक। तो ये पूरे बंगाल के देख रहे हैं बांट दिया गया दो भागों में। एक ये पश्चिमी बंगाल कर दिया गया, इसको पूर्वी बंगाल कर दिया। पूर्वी बंगाल में कौन कौन शामिल हुआ था? ये पूर्वी बंगाल और असम पहले बंगाल का हिस्सा नहीं था, अब ये अलग हो गए, ठीक है। इसकी राजधानी ढाका बना दिया गया था। इसकी जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, ठीक। ये सब ज़्यादा नहीं पूछता, बस ये जाना कि दो भागों में बांट दिया गया था, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल। एक बार हम पश्चिम बंगाल को देख लेते। इसमें पश्चिम बंगाल पूरा ये दार्जिलिंग वाला पूरा एरिया आ गया। बिहार और उड़ीसा इसी में आया था, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या बना दिया गया? कोलकाता बना दिया गया था, ठीक। और जनसंख्या इसकी सब ज़्यादा थी, 5 करोड़ 40 लाख। और जो ये पश्चिमी बंगाल बटा था ना, तो यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे देखेंगे आप मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले जानेंगे कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम पे वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन था ये 1905 में। और बंगाल विभाजन की घोषणा पहले घोषणा करता है 20 जुलाई 1905 को। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानते रहिए 20 जुलाई 1905 को जैसे ही घोषणा करता है तो 7 अगस्त, एक महीने बाद लगभग 7 अगस्त 1905 को एक कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सम्मेलन बुलाया जाता है और वहाँ पे इसका विरोध किया जाता है। हम इसको नाम देते हैं स्वदेशी आंदोलन। क्यों स्वदेशी आंदोलन देते हैं, आइए हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो आप क्या बताओगे? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन किस लिए हुई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया था, उसी के उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, ठीक है। और इस स्वदेशी आंदोलन में घोषणा हुई और इसका मतलब था क्या? बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। क्या बहिष्कार? हम अंग्रेजों का सामान नहीं लेंगे, अंग्रेजों के यहाँ जो जाते हैं काम करने वो काम नहीं करेंगे, जो अंग्रेजी स्कूलें हैं वहाँ पर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देने देंगे, ठीक है। इन सब का बहिष्कार किया गया। हम स्वदेशी चीज़ अपनाएंगे, स्वदेशी दवाई अपनाएंगे, स्वदेशी खाना अपनाएंगे, स्वदेशी कपड़ा अपनाएंगे, ठीक है। सब कुछ स्वदेशी ही अपनाएंगे, इसलिए इसको स्वदेशी आंदोलन नाम दिया गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था। अब फाइनली ये आंदोलन जब स्टार्ट हो जाता है तो 16 अक्टूबर का वो दिन आ जाता है जब पश्चिम बंगाल और भारत के लिए काला दिन साबित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। जब 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित कर दिया जाता है, इस दिन पूरे देश में, ठीक है, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। कौन से दिवस के रूप में? शोक दिवस। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों कि शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। किसके उपलक्ष्य में मनाया गया था? ये बंगाल विभाजन जब कर दिया गया था उसके ही कारण शोक दिवस मनाया गया, ठीक है। इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस भी मनाया गया, ठीक है। किस दिन? 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस क्यों मनाया गया था, ठीक है? तो राखी दिवस मनाने का उपलक्ष्य यही था कि जो अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था ना, जो उनका उद्देश्य था कि हम हिंदू और मुस्लिम में दरार डाल देंगे, तो राखी दिवस इसीलिए मनाया गया कि आप इसमें कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। इसकी एकता में दरार नहीं डाल सकते, इसलिए राखी दिवस मनाया रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे, ठीक है।
और कांग्रेस ने 1905 उसी टाइम कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1905 में, ठीक है। कहाँ पे होता है ये? बनारस में। ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, जानते रहना। 1905 का बनारस में अधिवेशन होता है, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने भी नारा देते हैं, स्वदेशी तथा बहिष्कार का आंदोलन का नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ पे? बनारस अधिवेशन में, ठीक है। इस अधिवेशन में गांधी जी भी उपस्थित थे, ठीक। अब देख लेते कहाँ कहाँ पे इसका विरोध हुआ था। पूना और बम्बई में बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था और उनकी पुत्री केतकर ने की थी, ठीक है। इसका विरोध बाल गंगाधर तिलक और पुत्री केतकर ने किए थे। पंजाब में इसका लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया था, ठीक। और दिल्ली में इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। और मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने, ठीक है। तो कांग्रेस ने 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नेहरूजी द्वारा प्रथम बार स्वराज मांग की, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अरुंडेल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था, ठीक है। किसके नेतृत्व में? ये क्वेश्चन पूछा, अरुंडेल के नेतृत्व में समिति का गठन किया था। जो ये अरुंडेल कमेटी बना था ना, इसने जब ये इसकी पूरा जांच किया तो उसने बोला कि जो ये विभाजित बंगाल है ना, उसका पुनः संयुक्त करने की बात की थी कि उसे फिर से जोड़ा जाए अरुंडेल। लेकिन इसका विरोध हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, फिर ये चल नहीं पाया, ठीक है। तो आप जानेंगे कि 1906 के अधिवेशन कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में किए थे, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। कुछ और उग्र और क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं 1905 में 1914 के बीच में जो चला था। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? पहले ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ठीक है। इन लोगों को हम उग्रवादी नेता के रूप में जानते हैं, ठीक है। बाल पाल लाल, कौन? बाल पाल लाल। बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, लाल से लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ठीक है। ये सब कौन से उग्रवादी नेता थे, ठीक है। तो क्रांतिकारी युवकों ने अनेक गुप्त संगठन भी उस टाइम बनाए थे, जैसे अनुशीलन समिति बनाए थे 1907 में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा बनाया गया था अनुशीलन समिति। और अभिनव भारत 1904 में बना था। मित्र मेला 1904 में वी डी सावरकर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आर्य बांधो समाज, ये सब जो कुछ गुप्त संगठन थे उस टाइम क्रांतिकारी आंदोलन संगठन थे जो बनाए गए थे, ठीक है। इनके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियाँ की जाती थी, ठीक। उसी के बीच 1905 के जस्ट बाद ही मुस्लिम लीग का गठन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछता है मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? आप लोग ध्यान रखिए, 1906 में होता है। कौन करता है? सलीमुल्लाह खान, आगा खान तृतीय, ये तृतीय याद रखना, ठीक है। आगा खान तृतीय और मोहसिन मुल्क द्वारा किया जाता है मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये पूछता है मुस्लिम लीग का गठन किसने किया था? तो आप सबसे पहले यही रहेगा, सलीमुल्लाह खान, ठीक है। सलीमुल्लाह खान जी, ठीक, याद रखना, सलीमुल्लाह खान, ठीक है। आगा खान तृतीय, मोहसिन सुल्क। और फिर इसका जब ये गठन हो जाता है तो इसका अधिवेशन सबसे पहला कहाँ होता है? 1907 में कराची में हुआ, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन मुस्लिम लीग से नहीं पूछा जाता है। उसी के बीच गदर पार्टी का भी स्थापना होता है। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को होता है। कहाँ पे होता है? सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है दोस्तों? अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। कौन करता है? लाला हरदयाल। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। अगर ये संस्थापक थे, ये संस्थापक थे लाला हरदयाल। अगर आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर इसकी आपसे पूछे इसके अध्यक्ष कौन थे गदर पार्टी के, तो सोहन सिंह थे। कौन थे? सोहन सिंह थे। तो दो लोग ने मिलके, लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। किसकी? गदर पार्टी का स्थापना किया था। कहाँ किया था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कोमागाटा मारू घटना, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कोमागाटा मारू घटना। कोमागाटा मारू क्या था? एक ये जापानी जहाज था, ठीक है। क्या था? जापान। ये बात है 1914 की। उस टाइम हांगकांग में करीब 150 ऐसे सिख थे जो कनाडा जाना चाहते थे, ठीक है। तो कनाडा की सरकार ने बोला था कि जो भी भारत से डायरेक्ट कनाडा में नहीं आएगा तो उसको हम कनाडा में घुसने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो हाई कोर्ट, कनाडा सरकार की जो हाई कोर्ट थी, वहाँ की हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दिया कि 35 ऐसे, मतलब हाँ 35 ऐसे भारतीय होंगे जो डायरेक्ट भारत से न आए हुए हैं, उनको भी हम कनाडा में
मतलब उतरने की जगह दे देंगे। तो उसी से उत्साहित होकर पंजाब के नेता थे गुरदुत सिंह, उन्होंने हांगकांग में इसको किराए पे लेता है, कोमागाटामारू को पानी की जहाज़ से उसको किराए पे लेते हैं और वहाँ से 150 सिखों को बैठा के लेके चल देते हैं। 150 नहीं, 376 यात्रियों को बैठा के उन्होंने लेके चल देते हैं। जब इनकी जहाज़ वैंकूवर पहुंचती है, वैंकूवर कनाडा में वहाँ पे इसका पोत है, जब वहाँ पे वैंकूवर पहुंचता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को उतरने नहीं देते हैं, इन लोगों को भारत मतलब कनाडा में प्रवेश करने नहीं देते हैं। तो सब में बहस होती है, लेकिन वापस कर दिया जाता है। जब ये जहाज़ वापस कर दिया जाता है तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है बजबज, वहाँ पे जहाज़ पहुँचता है, वो पश्चिम बंगाल के तट पे जब जहाज़ पहुँचता है तो वहाँ पे यात्रियों और पुलिसियों के बीच में झड़प होती है, जिसमें 18 यात्री मारे जाते हैं और शेष जो बचते हैं 202 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो कोमागाटामारू आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी यही कहानी थी। बस आप ध्यान रखना, ये सितंबर 1914 की घटना है, गदर पार्टी के जस्ट बाद की, ठीक है। और ये एक जहाज़ है कोमागाटामारू, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध उसी बीच स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है, डेट याद रखना, 1914 से 1918 के बीच में। और जो यूरोपीय शक्ति थी वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। पहले में एक छोटा सा ट्रिक है, अजीत और एफआरआई फ्राई, ठीक है। अजीत से याद रखना ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, ठीक है। और यहाँ पे एफ से फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, ठीक है। ये दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो हमारा इंग्लैंड था इसको कौन कौन साथ दे रहा था, फ्रांस और रसिया साथ दे रहा था, ठीक है। और ये फ्रांस और रसिया ये लोग दबाव डाल रहे थे इंग्लैंड पे कि तुम भारतीयों का भी सहयोग लो, ठीक, जो भारतीय सैनिक है उनका भी सहयोग लो। तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है तो क्वेश्चन पूछता है कि उसमें भारतीय वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। अभी वर्ल्ड वार चल ही रहा है, तभी उसी टाइम हमारे गांधी जी का अफ्रीका से आगमन हो जाता है भारत, ठीक है। भारत का इनका आगमन होता है 1915 में आते हैं, ठीक है, अफ्रीका से। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक और सैन्य मदद की, ठीक है। आर्थिक एवं सैन्य मदद क्यों की थी, क्योंकि इनको लगा कि अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ अभी दे देंगे इस वर्ल्ड वार में तो ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ मेहरबान हो जाएंगे, हमारे लिए कुछ ऐसी नीतियाँ बनाएंगे और हमारे लोगों के साथ इतना जो मतलब गलत व्यवहार कर रहे हैं ये सब व्यवहार में उनके नरमी आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, ये और कड़वे होते चले गए, ठीक है। तो जब ये इनको लगा कि ये हमारा साथ देंगे तो गांधी जी ने क्या कहा था कि यहाँ पे जो सैनिक थे इनको बोला कि आप लोग जाके इसका साथ दीजिए, ठीक है, इंग्लैंड का साथ दीजिए, इसके बदले में इंग्लैंड हम लोग से नरमी रवैया अपनाएगा, ठीक है। तो यहाँ के जो हमारे जो सैनिक थे ये भी जाके भर्ती हो जाते हैं। तो इसीलिए गांधी जी को लोग क्या बोलते हैं, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। इसका मतलब यही है, जो सैनिकों को भर्ती कराते हैं ये भर्ती कराने वाला सार्जेंट बोलते हैं गांधी जी को। और यही इसी से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से खुश होकर केसरे हिंद की उपाधि यहीं पे दी थी इनको, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि यहीं पे दी थी, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। इसको हम लखनऊ अधिवेशन बोलें या लखनऊ समझौता बोलें या कांग्रेस लीग समझौता, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कांग्रेस लीग का समझौता कब हुआ था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के पहले जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट अधिवेशन था 1907 का था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता राज बिहारी बोस किए थे। इसमें क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के जो दो टाइप के नेता थे दोनों अलग अलग हुए थे, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी इन दोनों के बहस चलती ही रही थी, दोनों अलग हो गए थे, ठीक है। 1907 को ही सुधारने के लिए 1916 का जो अधिवेशन होता है लखनऊ में, इसको ही हम कहते हैं कांग्रेस लीग समझौता। इसकी अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। क्वेश्चन पूछा है इसकी लखनऊ अधिवेशन को अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसका परिणाम क्या हुआ, नरमपंथी और गर्मपंथी में एकता हुई। नरमपंथी व गर्मपंथी मैंने बोला ना, जो दोनों लोग विभाजित हो गए थे। अब इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता और लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक। इस अधिवेशन को हम किस नाम से भी जानते हैं, कांग्रेस लीग समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का समझौता हुआ और लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली थी, ठीक। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल
बिहार के राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा था। ठीक है, इस यहीं पे मिले थे गांधी जी से। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि गांधी जी 1916 के अधिवेशन में थे कि नहीं। हाँ, वहाँ पे ये भी प्रेजेंट थे, वहीं पे थे। ठीक, अब देखते हैं 1916 की घटना है, 1915 से 16, लगभग 1916 की घटना है, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक, क्या होम रूल लीग आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वशासन, यानी हमारा खुद का शासन, स्वराज, खुद का राज को हमको प्राप्त करना था, इसीलिए स्टार्ट हुआ था होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, अब जो ये होम रूल शब्द है, होम रूल लीग आंदोलन शब्द है, ये आयरलैंड से लिया गया है, क्योंकि आयरलैंड में ही सबसे पहले होम रूल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसी को देखते हुए आयरलैंड की एक महिला थी एनी बेसेंट, जो आके भारत में बस गई थी, इन्होंने ही होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट करना किया। ठीक है, और उनके साथ में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अब देखते हैं कौन कौन कब कब स्टार्ट किया था। अप्रैल 1916 में, ठीक है, स्टार्ट किए थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब इन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया? पूना में बनाया। ठीक है, पूना में एक जगह है बेलगाम, ठीक है, जहाँ पे कर्नाटक में आप वो अध्यक्षता किए थे कौन? गांधी जी ने। तो यहीं पे इन्होंने नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आई थिंक आप लोग इतना जान गए होंगे। ठीक है, बाल गंगाधर ने उन्होंने दो पत्र लिखा था, कौन कौन सा? एक मराठा और केसरी, और इन दोनों पत्रों के द्वारा ही होम रूल लीग को इन्होंने आगे ही बढ़ाया। ठीक है, और इनको बाद में लास्ट में सज़ा होती है। केसरी में इन्होंने एक लेख लिखा था, उसी के लिए इनको सज़ा होती है, इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है, काला पानी की सज़ा, मांडले जेल भेज दिया जाता है, उनको ये सज़ा मिलती है। जब वो जेल में रहते हुए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है दोस्तों, गीता रहस्य। क्वेश्चन पूछता है गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहाँ पे लिखी गई है? मांडले जेल। मांडले कहाँ पड़ता है? बर्मा, यानी आज का म्यांमार। ठीक है, तो आप ये तो जानते रहिए। और उसने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था सितंबर 1916 में। ठीक, एनी बेसेंट, और ये इनका हेडक्वार्टर मद्रास एडीआर में बनाया था। ठीक, तो होम रूल शब्द आयरलैंड की एक ऐसी आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होम रूल आंदोलन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। कहाँ पे? 1905 में लंदन में किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ भारत में ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी करती हैं। ठीक, और जो ये तिलक का होम रूल लीग था ना, इसकी अध्यक्षता जोसेफ बैप्टिस्टा ने और एनसी केलकर ने किया था। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा अध्यक्ष बने थे इसके, और एनसी केलकर इसके सचिव बने थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग के सहायक सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन? जॉर्ज अरुंडेल थे। ये एग्जाम में पूछा है एनी बेसेंट के सचिव का नाम, जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक, तो होम रूल लीग आंदोलन। अब बाद में 1917 आते आते लगभग ये एनी बेसेंट गिरफ्तार कर ली जाती है, बाल गंगाधर तिलक को भी जेल हो जाता है। धीरे धीरे होम रूल लीग आंदोलन खत्म हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं गांधी जी का आगमन हो गया, गांधी जी युग स्टार्ट। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह उनका पहला है। जब गांधी जी वहाँ से आते हैं तो सबसे पहला उनका ग्रह मतलब जो ये होता है सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। वही जो कि 1916 में राजकुमार शुक्ल आके मिलते हैं गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में, उनको चंपारण आने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो गांधी जी चंपारण जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कब हुआ था, तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। इसको जानते रहिए। ठीक है, तो भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे होता है? चंपारण 1917 में। ठीक, कहाँ पे? चंपारण के 1917 में। इसका क्या कारण था? जो यहाँ के किसान थे ना, इन किसानों को, जैसे ये खेत है ना, इस खेतों में जैसे हमारे यहाँ क्या होता है 20 बिस्सा का 1 बीघा होता है। ठीक, हर जगह का, तो वहाँ पे 20 बिस्सा मतलब उसका ये कठिया बोल जाता था। 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी होती थी। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी होती। चलो ठीक है, हम नील की खेती कर रहे हैं, उनके किसान का उनको उनका मुआवजा मिलता है, सब कुछ मिलता था। लेकिन धीरे धीरे आप लोग देखते होंगे 1917-18 आते थे, इंग्लैंड में पूरा आप
पूरा बदलता चला जाता है। इंग्लैंड में एक क्रांति आती है, औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो जाती है। अब वहाँ पे जो हमारा यहाँ से नील जाता था, इसके जो कपड़े बनते थे, अब वहाँ पे रंग बिरंगे कपड़े बनने लगे, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई और बहुत सस्ते दाम पे बनने लगे थे। तो यहाँ के जो नील जाते थे ना, वो लोग क्या करते थे, बहुत ही सस्ते दामों पे खरीदते थे, इसलिए किसानों के यहाँ पे परेशानी होने लगी। इन्होंने बोला कि हम नहीं, अभी हम ये नील की खेती नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। इनको जितना उपज लगाते थे उसका कुछ मिलता ही नहीं था, उससे ज़्यादा इनको लगाना पड़ जाता था, ठीक है। तो इसलिए बहुत परेशान थे। तो फिर उसके बाद गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण पहुंचने के बाद इन्होंने इस पे सत्याग्रह करते हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, तीन कटिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे, ये सब आपको पता है, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, जब ये आंदोलन सफल हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि ही दी थी, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन अभी लेखपाल के क्वेश्चन में आया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर, लेखपाल का एग्जाम हुआ तो उसमें आया था किसने गांधी जी को महात्मा कहा था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर कहा था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और कब कहे थे, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। जब इनका चंपारण सत्याग्रह सफल होता है तो उसके बाद आ जाता है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब यहाँ पे क्या था, जिस तरह से अभी कोरोना का प्रकोप फैला था, उस टाइम पे भी वहाँ पे अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। और जब प्लेग फैल गया तो सब जितने भी लोग थे सब वहाँ पे ये अपना कंपनी फैक्ट्री छोड़ के गांव जाने लगे, घर जाने लगे। लेकिन वहाँ पे जो कंपनी के मालिक लोग थे ना, उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा व्यापार में घाटा आ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इनको किसी भी बहाने या किसी भी तरीके से रोका जाए। तो यहाँ पे ये लोग क्या किए, कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने बोला कि आप लोग रुक जाइए, हम आप लोग को एक्स्ट्रा बोनस देंगे, ठीक है। अब क्या था भाई, उस समय गरीबी थी, हर चीज़ था, माहौल बहुत ख़राब था। तो लोग सोचे चलो ठीक है यार, बोनस तो दे रहा है, कम से कम हमारे बीवी बच्चे तो सुखी रहेंगे। तो इसलिए वहाँ पे जो मज़दूर लोग थे रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही दिनों बाद, 1 हफ्ता 10 दिन बाद ये प्लेग ख़त्म हो जाता है। जब प्लेग ख़त्म होता है तो जो मिल मज़दूर लोग कहते हैं कि साहब हमारा बोनस तो दो। तो यहाँ के लोग जो मिल मालिक होता कहता कैसा बोनस, कौन सा बोनस, प्लेग तो रहा नहीं, प्लेग तो ख़त्म हो गया। तो ये लोग हड़ताल पे आ जाते हैं कि नहीं हमारा बोनस दीजिए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। कहें कि तुम लोग हड़ताल पे बैठो, चाहे जो बैठो, हम नहीं मानने वाले। तो ये लोग देखते थे 1917 का चंपारण में महात्मा गांधी मशहूर हो गए थे, गांधी जी तो हमारे अहमदाबाद के हैं, वो हमारा साथ क्यों नहीं देंगे। तो उनको गांधी जी को बुलाया जाता है, कहाँ पे, अहमदाबाद में, ठीक। तो गांधी जी अहमदाबाद में जाते हैं, वहाँ पे भी आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पे जाते हैं, भूख हड़ताल स्टार्ट कर देते हैं, जब तक इनका हम बोनस नहीं दोगे तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल कब किया गया था, तो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए किया गया था। फिर वहाँ के जो मिल मालिक होते हैं वो बोलते हैं ठीक है गांधी जी, हम आपकी बात को मान जाते हैं, ठीक है। पहले इनका कहना था कि आप 50% इनका बोनस दीजिए, ठीक है, 100% नहीं दे रहे तो आप 50% दीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, हम इतना नहीं दे पाएंगे। तो बात बनती है 35% पे, कितने, 35% पे बात बनती है, तो 35% बोनस दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी गांधी जी का बहुत सफल हो जाता है, 35% बोनस मजदूरों को दिया जाता है, ठीक है। जब ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ख़त्म होता है तो उसके बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह यानी कर नहीं आंदोलन चलाया गया। अब ये खेड़ा सत्याग्रह क्या है और ये किस जगह पे हुआ है, आइए हम देखते हैं, ठीक है। खेड़ा कहाँ पे पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। खेड़ा गुजरात जगह है। बात है 1918 में, जब खेड़ा ज़िले में किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, उसके बावजूद भी सरकार द्वारा लगान में छूट नहीं दिए जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया और उन्होंने राय दिया कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। कौन कहा था, ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है। तो इसका कारण आप लोग जान गए, फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली होती थी। गांधी जी ने यही कहा जब तक सरकार छूट नहीं देती तो आप लोग लगान देना बंद करिए। फिर आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय होता है कि वो केवल समर्थ किसान ही कर दें। मतलब जब ये आंदोलन सफल होता है, फिर जो ये सरकार होती है वो बोलती है कि वही किसान हमको लगान दे,
कि जो समर्थ है देने के लिए, ठीक है, बाकी को हम छोड़ देते हैं और हमको नहीं देंगे। तो कहा जा सकता है ये, यहाँ पे कहा जा सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है किसान सत्याग्रह कौन सा था, तो खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण मत मारिएगा, ठीक है। ये गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, ठीक है। इसमें गांधी जी किसके साथ गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ गए थे, ठीक है। और इंदुलाल याग्निक और कुछ युवा नेता थे, उनके साथ ही यहाँ पे गुजरात की खेड़ा की जगह में गए थे, ठीक। 1919 का रॉलेट एक्ट आता है। अब यहाँ से क्रांतिकारी उग्र आंदोलनों का और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था। क्यों पारित किया गया था, क्या कारण था इसका, ठीक है। पहले इसको हम देख लेते हैं, इस एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था, अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। क्वेश्चन पूछा है आईएएस के, ठीक है, कि अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। अब ये क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, बता। जब अपना वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1914 से 1918 में जब ख़त्म होता है, तो उसके बाद जो भारत में क्रांतिकारी के जो प्रभाव थे ना, अब बहुत ज़्यादा फैल गए थे, क्योंकि जो जिस हिसाब से गांधी जी ने सैनिकों को वहाँ पे भेजा था और उन्होंने ब्रिटिश से सहायता मांगी थी भारत के लिए, तो ब्रिटिशर्स क्या कहें, मुकर गए। तो यहाँ पे भारत में क्या था कि क्रांतिकारी प्रभाव बहुत ज़्यादा ये बड़े लेवल पे स्टार्ट हो गया था। तो जब भारत में क्रांतिकारी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो थी 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाती है, यह कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन जो षड्यंत्र चल रहे हैं किस स्तर तक फैले हुए हैं और इनका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानून की में आवश्यकता होगी, ठीक है। यही सब को देखते हुए इन्होंने रॉलेट एक्ट मतलब सर सिडनी की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट गठित कर दिया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं काला कानून के नाम से बोलते हैं। क्यों काला कानून के नाम से बोलते हैं, आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती थी। जिसको शक होता था ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है, इसे धीरे से उठाओ जेल में डाल दो, और जब जैसे ही जेल में डालो इसकी कोई अपील नहीं होगा, कोई अपील करने आएगा तो उसे मार के भगा दो, बिना वकील का कोई वकील नहीं रहेगा और कोई इसका दलील नहीं सुना जाएगा, सीधा जेल में डालो, ठीक है। गांधी जी ने इसी एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 में पूरे देश में हड़ताल मचा दिया, ठीक है। पूरे देश में हड़ताल चलाया, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंजाब से सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। यहीं से स्टार्ट होता अभी जलियांवाला बाग। तो ठीक है, रॉलेट एक्ट का आपको समझ में आ गया, ठीक। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, बात है 1919 का, समय 13 अप्रैल, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन दोनों के विरोध में, ठीक है, अमृतसर के एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला, वहाँ पे कुछ पब्लिक जाते, वहाँ पे एक मेला लगा था। उस दिन बैसाख का दिन था, मेला लगा था। मेला में छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े सब गए थे मेला में, ठीक है। तो वहाँ पे जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे सब लोग बैठ के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसी टाइम कि हंसराज नामक एक भारतीय ने क्या किया, जाके उसको जनरल डायर को बता देता है कि वहाँ जलियांवाला बाग में सब इकट्ठा हुए हैं और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। तो इसने जनरल डायर ने क्या किया कि बहुत सारे सैनिकों को लेके, पुलिस को लेके पूरा बाग का घेरा डाल दिया और चारों तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद वो अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे जो बच्चे बूढ़े थे सबकी जानें चली गई, बहुत ज़्यादा लोग मर गए, ठीक है। तो ये था 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। 13 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 13 अप्रैल 1919, याद रखना बस नाम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन था, जनरल ओ डायर गोलियां चलवाया था और हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का साथ दिया था, ठीक। तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में फैल गया कि इसकी बहुत
किरकिरी हुई कि बहुत गलत हुआ, ठीक है। उसके उपलक्ष्य में गांधी जी ने जो केसरे हिंद की उपाधि इनको मिली थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे, इन्होंने वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वो वापस कर दिया, ठीक है। और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की मतलब इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी, ठीक। तो कांग्रेस सरकार ने इसके खिलाफ जलियांवाला बाग मतलब खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए हंटर आयोग की अध्यक्षता में एक हंटर कमीशन बनाया गया, जिसमें संख्या कितनी थी, 8, टोटल 8 संख्या थी। 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे, याद रखना। अब आप ये देख लो कि जब 5 अंग्रेज यहाँ पे है, 3 भारतीय, सीधी सी बात है किसकी जीत होगी, अंग्रेजों की जीत होगी। अब इस जनरल डायर को छोड़ दिया जाता है, और बोल दिया जाता है इसने कोई गलत काम नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ने एक कमेटी बनाती है इसकी जांच के लिए, तहकीकात कमेटी। कौन सी कमेटी, तहकीकात कमेटी बनाती है, ठीक है। इसके हेड कौन होते हैं, मदन मोहन मालवीय जी इसके हेड बनाए जाते हैं, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 1940 में सरदार उधम सिंह थे, ये लंदन में जाकर संबोधित कर रहे जनरल डायल को गोली मार देते हैं, ठीक। कौन मारता है, सरदार उधम सिंह, कब, 1940 में, ठीक। उसका बदला ले लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का। अब खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो जाता है 1919 में। इसका कारण क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, तो टर्की इंग्लैंड के खिलाफ लड़ी थी। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो इंग्लैंड क्या करता है, टर्की क्या जाता है, वहाँ के जो खलीफा होते हैं ना, खलीफा यानी उनके राजा, मुसलमानों के राजा, मुसलमानों के भगवान, उनको गद्दी से उतार देता है। बोलता है ये खलीफा की कुर्सी हटाते हैं, खलीफा वलीफा नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के विरोध में कि हमारे भगवान को उतार दिया गया गद्दी से, इसी के विरोध में जितने भी मुसलमान जहाँ जहाँ मुसलमान थे सब अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिए, ठीक है। अंग्रेजों से युद्ध करना स्टार्ट कर दिए कि ये गलत है, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में आया। कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थे। क्यों दंडित करना चाहती थी, मैंने बता दिया, उनके खलीफा को कुर्सी से राजा मतलब हटा दिया, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 चला। ब्रिटेन और तुर्की अलग अलग दोनों थे। वहाँ पे एक संधि होती है ब्रिटेन और तुर्की के बीच में, सेवक की संधि। अब सेवक की संधि के तहत क्या किया जाता है, जो तुर्की के सुल्तान थे यानी खलीफा थे, उन सभी अधिकार को छीन लिया जाता है, ठीक है। और विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, मैंने बताया ना। इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान का अधिकार छीन जाए। अब ये सब घटना को देख रहे थे गांधी जी को लगा कि यार यही मौका है, अब मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया जाए। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन का जमकर समर्थन किया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का मतलब समर्थन किया और मुसलमानों को अपने साथ ले लिया, और मुसलमान ने क्या किया, इनको अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। तो भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य और खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया और एक कमेटी बनाई गई। इसकी कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी बनाई गई। उसकी अध्यक्षता कौन कर दिया, गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके प्रमुख सदस्य को थे मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, ठीक, शौकत अली थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना तो बोले कि गांधी जी इसमें क्यों आ रहे हैं, ये तो मुसलमानों का है ना, गांधी जी इसमें क्यों आ रहे हैं। लेकिन सब लोग ने समझाया नहीं, गांधी जी एक सुपर हीरो हैं इस टाइम के भारत के, और ये चाहते हुए नेता हैं, अगर ये रहेंगे तो हमारा ये जो आंदोलन है सफल होगा, ठीक है। निर्णय किया हुआ, अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, इनका निर्णय रहा है। इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुई जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी खिलाफत आंदोलन भी ख़त्म। अब आता असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन यानी 1920 में चला था। उसी दिन स्टार्ट हुआ था जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, जिस दिन। तो कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920 को। किसका, उसका उद्देश्य क्या था, स्वराज को प्राप्त करना, ठीक है। इनका भी उद्देश्य था स्वराज को प्राप्त करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं करना, उनका सहयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन का स्टार्ट था। अब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। अब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में, ठीक है। इसका स्थान था, कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, उग्रवादी नेता लाल बाल पाल में से कौन
कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखना लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाए गए और बाकी कोई नहीं बनाया गया था इन तीनों चारों में से, ठीक है। अब आंदोलन जब स्टार्ट हुआ, आंदोलन के दौरान एक तिलक स्वराज फंड स्टार्ट होगा। उसी टाइम पे बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई थी। एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए जमा हो गया। छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया एवं विदेशी वस्तुओं को जलाया गया, ठीक है। संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया, ठीक है। बहुत ही उच्च लेवल का ये हड़ताल हुई थी, आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। और वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार कर दिया गया था, ठीक। और 5 फरवरी 1920 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। अब जब असहयोग आंदोलन वापस ले लेते तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट सब इनसे नाराज़ हो जाते हैं कि इतने जो ऊपर लेवल पे पहुंचा हुआ है असहयोग आंदोलन, आप ईस्ट में ले को रहे। गांधी जी ने बोला कि हमारा जो आंदोलन है ये अहिंसा नहीं है, ठीक है, ये हिंसा नहीं है, अहिंसा का है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे हिंसात्मक रवैया अपना दिया है कि जो चौरी चौरा कांड कर दिया है, ठीक है। चौरी चौरा कहाँ पे जगह है? ये गोरखपुर में जगह है। वहाँ 5 फरवरी 1922 के कुछ लोग ने जेल में आग लगा देते हैं। वहाँ के जेल में जब जेलों में आग लगा दिया जाता है तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। इसी से दुखी होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस कर लेते हैं, बोलते हैं कि हमारा आंदोलन अहिंसा का आंदोलन है, हिंसा का आंदोलन नहीं है। तो आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 6 वर्षों की कैद की सजाएं सुनाई जाती है इनको। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ही 2 साल बाद ही फरवरी 1924 में रिहा कर दिया जाता है। जब ये इनको पकड़ लिया जाता है, जेल में थे, तो उसी टाइम आप पहले देख लेते हैं 1922 का चौरी चौरा कांड। ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान पर। असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगा दिया, जिसमें 22 सिपाही की मौत हो गई। तत्कालीन गवर्नर थे, कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे, ठीक है। गवर्नर उस टाइम चौरी चौरा कांड के समय लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदोली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी को 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ये सब बता दिया। तो जब ये जेल में थे गांधी जी, तो उसी टाइम कि अब ये सुचारू रूप से कैसे देश को आगे बढ़ाए, कौन आंदोलन चलाए, तो उसी टाइम 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है, ठीक है। कब? 1923 में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी के जेल के जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना था, ठीक है, स्वराज पार्टी का। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, और सचिव थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इसका स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, ठीक है, इसका स्थान था इलाहाबाद। और 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर गए और 1924 बेलगाम अधिवेशन हुआ, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, 1924, ठीक है। अब आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले हम जानते हैं कि इसके गठन का कारण क्या था, क्यों गठन ये किया गया था। आप लोग देखते थे मतलब जो बुद्धिजीवी लोग थे, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग धरना प्रदर्शन, कोई भी चीज़ अंग्रेजों से मनवानी होती तो धरना प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे, सत्याग्रह करते थे, तो अंग्रेज के सामने जाके लड़ते थे, ठीक है। तो इनसे क्या होता था कि अंग्रेज बात सुनते थे, मान जाते थे। लेकिन उसके पैरेलल में ही एक और चीज़ें चलती थी, क्रांतिकारी गतिविधि। ये लोग क्या करते थे? छुप छुप के रहते थे। जब ये छुप के रहते थे, छुप के लड़ते थे अंग्रेज़ों से, तो क्या होता था? इनको खाना चाहिए, ठीक है, हथियार चाहिए, रहने के लिए पैसे चाहिए, घर चाहिए। अब ये सब आएगा कहाँ से? तो ये तो डायरेक्ट जाके किसी से मांग नहीं सकते। तो इन्होंने एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन में क्या कहा गया कि हम उन लोगों को लूटेंगे जो भारत में रह के भारत की गद्दारी कर रहे हैं, जो ज़मींदार लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन लोग को लूटेंगे, वहाँ से हम पैसा और खजाना लेंगे। इसलिए HRA बनाया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 1924 के कानपुर में। ये है HRA, क्या है? HRA। एक आता है HSRA,
इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होता है, यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट सामाजिक जुड़ जाएगा। सामाजिक कब जुड़ेगा बताऊंगा, जब लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये सब भगत सिंह जो चंद्रशेखर हो गए, ये सब जब भगत सिंह जेल में जाते हैं, ये सब चले जाते हैं, जब पूरा ये टूटने लगता है तो यहाँ पे सामाजिक शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये एचआरए के कब स्थापना होती है? 1924 के कानपुर में। इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र बनर्जी व राम प्रसाद बिस्मिल इसके संस्थापक होते हैं। मेन संस्थापक रहते हैं सचिंद्र नाथ सन्याल जी। ये फोटो आप देख लीजिए। ठीक, तो ये मुख्यतः देख लेते हैं कहाँ स्टार्ट हुआ। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मद्रास में, दिल्ली जैसे प्रांतों में हिंदुस्तान रिपब्लिक की शाखाएं खोली गई। ठीक, अब ये चारे जब बन गया, उसके बाद मैंने बताया ना, उनका काम क्या था? लूटना। किसको लूटना? बड़े बड़े मतलब ये कौन थे जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनको लूटना था। लेकिन जमींदारों को तो लूटते थे, लेकिन कुछ अच्छे जमींदारों को भी लूट लेते थे। लेकिन इसी बीच राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि नहीं, अब जमींदारों को लूटना नहीं, केवल हमारा काम रहेगा अंग्रेज़ों के खजानों को लूटना। ठीक है, तो ये चारे की सबसे पहले घटना होती है 1925 का, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन में डकैती डाल देते हैं। सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन चलती है, बीच में काकोरी नामक जगह पड़ता है, वहीं पे ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इस घटना को अंजाम देते हैं। वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे हथियार लूट लेते हैं, पैसा लूट लेते हैं, किसी को मारते नहीं है, बस हथियार पैसा ये सब लूट के वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो देख लेते हैं काकोरी कांड के शहीदों को फांसी कब कब हुई। जब ये सब कांड हो जाता है, बाद में अंग्रेज लोग क्या करते हैं, करीब 40 लोगों को ये लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को फांसी हो जाती है। गोंडा जेल में 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लोहड़ी को फांसी दी जाती है। गोरखपुर जेल में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दिल काजू बादल में कितना, ये सब कौन सा दिए थे? राम प्रसाद बिस्मिल ने ही दिए थे। ठीक है, इलाहाबाद में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक, फैजाबाद में अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई थी। ये 4 लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, काकोरी कांड में अंग्रेज ने चंद्रशेखर आज़ाद को खोजने का बहुत प्रयास नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों को धोखा देने में सफल रहे। आज़ाद थे इसलिए हमेशा आज़ाद ही रहे इन्होंने। अतः 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों का सामना करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद अपनी ही गोली से शहीद हो जाते हैं। तो बस इसमें काकोरी कांड देखना कब हुआ था? 19 अगस्त 1925 को, एचआरए बनने के 1 साल बाद। काकोरी कांड के सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान काकोरी कांड की योजना बनाई थी। किसने बनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है HSRA। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 8 से 9 दिसंबर को 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था इन्होंने। किसने लिया था? भगत सिंह और राजगुरु ने। ठीक है, मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। वो दिन था 17 दिसंबर 1928 को। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? ब्रिटिश अधिकारी का इंतजार कर रहे थे। भगत सिंह और राजगुरु ने 32 mm की राइफल थी, ऑटोमेटिक पिस्टल कॉल्ट से लिए थे ये लोग। इन्होंने क्या किया? इसी राइफल से ही सैंडर्स की हत्या कर दी थी। यह मामला लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी के तहत फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक, अब HSRA के 2 सदस्य थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने इसको लिया है कि केंद्रीय विधानसभा में बम भगत सिंह के साथ और कौन फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, बाद में इसी संगठन के अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार कर कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 23 मार्च 1931 को इन दोनों को फांसी दे दी जाती है।
चोरी छिपे इनका अंतिम संस्कार पंजाब प्रांत के फिरोज जिलों में सतलज नदी के तट पर किया गया, जहां वर्तमान में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है। कहाँ पे? सतलज नदी के पंजाब के फिरोजपुर जिले में। इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने इस नारे को चर्चित बनाया था, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक, अब चटगांव शस्त्रागार बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है चटगांव। ठीक है, 18 अप्रैल 1930, डेट याद रखना, 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चटगांव, अब बांग्लादेश में पड़ता है, पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया था। ठीक है, वहाँ के जो उनके राइफल थे, पिस्टल थे, इनका लूटने का प्रयास किया गया था। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बस इतना जाना जाए, सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था चटगांव शस्त्रागार। एग्जाम में बहुत बार पूछता है नाम। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच चला था, जब अंग्रेजों ने नमक पर ही कर लगा दिया था, तो गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ नमक कानून तोड़कर स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य था, गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को 241 मीटर लंबी पदयात्रा के बाद 241 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दांडी समुद्र पर जाकर अवैध नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके बाद संपूर्ण देश में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि महात्मा गांधी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिन के रोम मार्च से की जाती है। ठीक है, बट डेट याद रख लें। सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल जाता है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। जल्द ही लाखों भारतीय इसमें शामिल हो जाते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 5 मई को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसकी सत्याग्रह जारी रहा। जो सरोजनी नायडू थे, उनके द्वारा 21 मई को बम्बई से लगभग 150 मील उत्तर में धरसना नामक स्थान पर 2500 लोगों का नेतृत्व किया। अमेरिका पत्रकार वेब मिलर, एग्जाम में पूछता है, वेब मिलर द्वारा दर्ज की गई इस घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश उत्पन्न कर दिया था। गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्होंने भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की। इस मुलाकात में लंदन में भारत के भविष्य पर होने वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने तथा सत्याग्रह को समाप्त करने पर सहमति बनी। अब देखते हैं गोलमेज सम्मेलन क्या है। अब 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 1931, 1932। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 से स्टार्ट होता है, 13 जनवरी 1930 तक लंदन में चलता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। ठीक है, अतः कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें 89 सदस्य, 13 ब्रिटिश और शेष 76 भारतीय राजनीतिक दल थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्षता कौन किया था? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक, इसी बीच गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को समझौता होता है। इसे हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं, दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 समझौता की कुछ विशेषता ये थी, कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। ठीक, संविधान के प्रश्न पर यह तय हुआ कि संविधान की बुनियादी आधार संघात्मक हो। जिन लोगों को बंदी बनाया गया है, उनमें से उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहाई किया जाए जिन पर हिंसक कार्रवाई नहीं हो। ठीक, कानून द्वारा निर्धारित सीमा में शराब और विदेशी कानून को रखने की इजाज़त दी जाए कानूनी द्वारा। ठीक, तो इन सबको गांधी समझौता हुआ। ठीक है, और जुर्माना समाप्त करना तथा चल संपत्ति को जब्त की गई उसको वापस कर दिया जाए, जो भी जुर्माना लगा हो। सरकार ने जो तटीय इलाकों में है, जो समुद्र किनारे रहने वाले ग्रामीण हैं, उनकी घरेलू उपयोग हेतु नमक बनाने का अधिकार दिया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से बिना आक्रमण किए हुए
लोगों को धरना देने का अधिकार भी दिया जाए भाई। सब और लास्ट पॉइंट था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सभी अध्यादेशों को वापस कर लिया जाए। और कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन समझौता को अनुमोदन कर दिया गया। ठीक, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट होता है। गांधी जी 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचते हैं। अब यहीं पे विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सरकार देशद्रोही यानी फकीर, गांधी जी को इसने फकीर बोला है, फकीर को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पे गए थे। फ्रैंक मोरेस नामक ब्रिटिश नागरिक गांधी जी के बारे में इसी समय कहा कि अर्धनग्न फकीर कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो फ्रैंक मोरिस ने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। और विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? देशद्रोही फकीर। ठीक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया क्योंकि दूसरे सम्मेलन में इनकी जो बातें थी इनकी बात को माना नहीं गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु ठोस योजना का अंतिम स्वरूप को पेश किया गया। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल होर थे और तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपस्थित थे। अब आ जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना। ठीक है, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे उसने क्या किया? अगस्त 1932 में सांप्रदायिक निर्णय लाया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय में यह घोषणा किया गया कि दलित वर्ग को भी, किसको? दलित वर्ग को भी मुसलमान, सिख, ईसाई के साथ अल्पसंख्यक वर्ग में रख दिया जाए। ठीक है, अब अल्पसंख्यक वर्ग मतलब समझ रहे हैं आप, हिंदू और अदर धर्म। ठीक है, हिंदू से अलग धर्म कर दिए तो आप अल्पसंख्यक वर्ग में आ गए। तो दलित को भी ये लोग करना चाहते थे, हिंदुओं से अलग करना चाहते थे। अब गांधी जी ने इसका बहुत ही तगड़ा विरोध किया। उस टाइम गांधी जी जेल में थे सॉरी, गांधी जी उस टाइम जेल में थे, तो उन्होंने वहाँ पे रहते हुए आमरण अनशन कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आमरण अनशन गांधी जी ने पहली बार कब किया था? सांप्रदायिक निर्णय में, पूना पैक्ट के लिए। ठीक है, तो जिसके सदस्यों का चुनाव, दलितों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा होना था। गांधी जी ने दलितों को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल करने और उन्हें अलग निर्वाचन का अधिकार देने का विरोध किया। अपनी मांग के समर्थन में गांधी जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड को एक पत्र लिखा और 20 सितंबर 1932 से वो आमरण अनशन पर बैठ गए और 5 दिन तक लगातार विचार विमर्श के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। समझौते के अनुसार दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था समाप्त कर दी गई, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में इनके लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 9% से बढ़ा के 18% कर दी गई। तो कहीं कहीं दोस्तों ये 148 की जगह 147 दिया, लेकिन यूपीपीसीएस ने 148 माना है, इसलिए मैंने इसको 148 से 71 से बढ़कर 148 कर दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर में। अगर कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि पूना पैक्ट में किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था, जो पत्र हुआ था, सिग्नेचर किसके किसके बीच हुआ था, तो अंबेडकर तो सिग्नेचर किए थे, लेकिन ध्यान रखना गांधी जी सिग्नेचर नहीं किए थे। गांधी जी तो जेल में बनते, गांधी जी की तरफ से कोई दूसरा गया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत लोग गए थे, तो मदन मोहन मालवीय ने सिग्नेचर किया था। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा है, अंबेडकर से सिग्नेचर करने के बाद अंबेडकर की पेन कौन रख लेता है? तो सी राजगोपालाचारी थे, अंबेडकर जी की पेन अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में सिग्नेचर नहीं होते, गांधी जी के समर्थक के बीच में और अंबेडकर के बीच में सिग्नेचर हुआ था। ठीक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव पटना में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव बनाए जाते हैं, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं।
जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इसके अप्रत्यक्ष सदस्य थे तथा गांधी जी इसके विरोधी थे। गांधी जी ने इसको विरोध किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। जब एक कांग्रेस चल रही है, दूसरा बनाने की क्या जरूरत है। जनता के भीतर समाजवादी विचारों का प्रसार करना तथा कृषक मजदूरों आदि को कांग्रेस से जोड़ना इसका मुख्य मतलब लक्ष्य था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मैंने बताया था ना अभी, सुभाष चंद्र बोस का जब 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस जीतने के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वो छोड़ देते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 3 मई 1939 को। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं और SS केवीसियर इसके उपाध्यक्ष बनाए गए जाते हैं। लाला शंकर लाल इसके महासचिव, खुर्शीद नरीमन इसके सचिव बनाए गए। जून 1939 में मुंबई में फॉरवर्ड ब्लॉक के सम्मेलन में इसके संविधान और कार्यक्रमों की मंजूरी दे दी गई थी। अब आ जाता अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव अक्टूबर में बनता है। नवंबर 1939 में प्रांतीय विधानमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। जो प्रांत के विधानमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद भी कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की, जो अंग्रेजों के समक्ष रखी गई। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस मांग की अवहेलना कर दी। भारतीयों की मांग की जगह लॉर्ड लिनलिथिगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता। इस प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का मुख्य लक्ष्य था। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। इसमें क्या कहा गया कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः भारतीय बोला था। ठीक है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। ये सब इसने अगस्त प्रस्ताव में बोला था। ठीक है। अल्पसंख्यक जो थे उनको आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। उक्त आधार पर भारतीय सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो का यह प्रस्ताव भारतीयों में भ्रामक स्थिति पैदा करने वाला था। इस प्रस्ताव द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी। इसके द्वारा भारतीयों में सांप्रदायिक का जहर घोला जा रहा था। इसलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि इस प्रस्ताव में पृथक निर्वाचन की स्वीकृति नहीं दी गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। इसी बीच व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होता है महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को। इस सत्याग्रह की सबसे बड़ी बात यह थी कि महात्मा गांधी द्वारा चुना हुआ सत्याग्रह निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देगा। अपने भाषण से पूर्व अपने सत्याग्रह की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दे देगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में यही था कि मतलब अपने आप को गिरफ्तारी दो। ठीक है। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रथम सत्याग्रह की तौर पर विनोबा भावे को गिरफ्तार कर गया। सबसे पहले विनोबा भावे अपनी गिरफ्तारी देते हैं। तो 21 अक्टूबर को विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, काफ़ी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा अपनी गिरफ्तारियाँ दिया। गांधी जी स्वयं गिरफ्तार नहीं हुए, क्योंकि इस आंदोलन को आगे चलाना था। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग इसी बीच होने लगी। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उर्दू कवि इकबाल ने कहा, उत्तर पश्चिमी भारत को संगठित करना मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों का अंतिम नियमित प्रतीत होता है। उर्दू कवि इकबाल को पाकिस्तान का विचार का जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है पाकिस्तान के विचार का जनक किसे कहा जाता है, इकबाल को। रहमत अली ने पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध के प्रथम अक्षर और बलूचिस्तान से अंतिम शब्द लेकर पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया था। आप यह देख सकते हो। ठीक है। पाकिस्तान, पृथक पाकिस्तान राज्य की पहली बार मांग 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है। इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो 23 मार्च 1940 के प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया और इसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। ठीक है। खली कुंजमा ने पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव का समर्थन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। रहमत अली ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। किसने? रहमत अली ने। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। प्रारंभ में पाकिस्तान की राजधानी कराची हुई। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसके गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए।
क्रिप्स प्रस्ताव आता है इसी बीच 1942 को। इसका डेट याद रखिएगा 24 मार्च 1942 को आता है। घोषणा क्या होता है? 23 मार्च 1942 को घोषणा होती है। 23 मार्च 1942 को भारत भेजा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव। सर स्टोफर्ड क्रिप्स इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है 30 मार्च 1942 को। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना था। और क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया गया था 11 अप्रैल 1942 को। क्रिप्स मिशन का अन्य नाम क्या दिया गया? गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक दिया गया था। पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्रिप्स मिशन को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ पॉलिटी में, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है 7 से 8 अगस्त 1942 को। अगस्त क्रांति, इसको अगस्त क्रांति के नाम दिया गया। इसे बोलता है स्वतः स्फूर्त आंदोलन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो इसीलिए स्वतः स्फूर्त आंदोलन ये खुद ही चल रहा था। इसको नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों? जितने भी इसके नेता थे इन सबको गिरफ्तार किया जाता है। कारण क्या था? क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था फेल हो जाता है। क्यों? जापानी आक्रमण का उनको डर था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार में महंगाई बढ़ जाने के कारण इसे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है। महात्मा गांधी यहाँ पे बोलते हैं, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा अगर इसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती है तो। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। तो 8 अगस्त छोड़ो प्रस्ताव, अगर 8 अगस्त को स्टार्ट होता है भारत छोड़ो प्रस्ताव, तो प्रस्तुत करते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कहाँ पे? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्टार्ट होता। कांग्रेस अध्यक्ष कौन होते थे उस टाइम? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। मैंने बताया था 1940 से 1946 तक थे। तो गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था। वहाँ पे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ नेता जो रहते जैसे उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, ये भूमिगत होके कांग्रेस रेडियो का स्टार्ट करते थे। जैसे यहाँ से यहाँ सूचना पहुँचानी है तो रेडियो के माध्यम से पहुँचानी जाती। इनकी फ्रीक्वेंसी को अंग्रेज पकड़ नहीं पाते थे, ठीक है। मुंबई नासिक से स्टार्ट होता है। राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता कांग्रेस रेडियो को संचालक करते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय कौन थी? अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है, ठीक है। किसको? अरुणा आसफ अली को। भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी दिया था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन में जो नेता गिरफ्तार किए गए थे उनको कहाँ रखा गया था। एग्जाम में पूछता है। गांधी जी को, ठीक है, आगा खान जेल में रखा गया था। सरोजनी नायडू को भी वहीं रखा गया था, वहीं पे इनकी वाइफ को भी रखा गया था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ही पुस्तक लिखी थी अहमदनगर जेल में, भारत एक खोज। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो गांधी जी को और सरोजनी नायडू को आगा खान जेल कहाँ पड़ता है? आपका पूना में पड़ता है। वहीं कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था। कस्तूरबा गांधी की भी वहीं पे मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। उसी के बीच समानांतर सरकार गठन किया गया था। बलिया में चीतू पांडे और सतारा में यूयू चौहान सबसे लंबी चली थी। और तामलुक बंगाल में जाति सरकार, उसी टाइम 3 सरकार गठन की गई थी। सबसे पहले की गई थी बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, ठीक है। अब CR चित्तरंजन, ये राजगोपालाचारी फार्मूला, CR फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। इसमें क्या कहा है? कांग्रेस और लीग के बीच समझौता। गांधी जी ने राजगोपालाचारी से मिलते हैं, बोलते हैं कि आप एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसी कमेटी बनाइए जिसमें कांग्रेस और लीग को एक साथ लेके आइए। फिर चक्रवर्ती
चारी जी जाते हैं लीग मुस्लिम लीग के पास। वो बोलते हैं कि आप दोनों कांग्रेस के साथ आइए, आप दोनों मिलकर आज़ादी के लिए लड़िए, आज़ादी के लिए लड़िए, भारत को स्वतंत्र कराइए। और अंतरिम सरकार में लीग जो है कांग्रेस का साथ दे। जो अंतरिम सरकार बन रही है ना, इसमें आप लीग और कांग्रेस से ये दोनों भी साथ में आइए। और जहाँ तक हो विभाजन न हो, देश का विभाजन न होने दिया जाए। अगर विभाजन हो भी रहा है तो विभाजन इस तरह से हो कि भारत बाहर वालों को लगे कि हम तो विभाजित हो गए हैं, लेकिन अंदर हम लोग ऐसे विभाजित को जो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं वो हम लोग एक साथ देखें और बाकी अलग अलग कर दें, इस तरह से विभाजित हो। ठीक है, ये सब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के फार्मूला में आता है। गांधी जी ने यहाँ पे जिन्ना को कायदे आजम कहा था, यानी महान नेता कहा था, ताकि गांधी जी को मतलब लगा कि जिन्ना को हम कायदे आजम कहेंगे, महान नेता कहेंगे तो मान जाएंगे। लेकिन ये अपने बात पे अड़ा रहा कि नहीं, हमको पाकिस्तान की अलग मांग पे अड़ा रहा, पाकिस्तान का अलग मांग चाहिए। ठीक है, इसी बात बीच आ जाता है वेवल योजना। ठीक है, 14 जून 1945 को वेवल योजना आता है। वायसराय लॉर्ड वेवल थे। कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने बोला परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे और जो प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग भारतीयों को दिए जाएंगे। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्य की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के बराबर रखी जाएगी। यही गड़बड़ हो जाता है कि मुसलमान का सदस्य, मुसलमान तो कुछ है और स्वर्ण हिंदू बहुत ज़्यादा है, बराबर कैसे होंगे? तो वेवल योजना भी फेल होने वाला है। तो कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगा। इसे देश का शासन तब तक चलाना है जब तक एक नई अस्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं बन जाती। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे। ठीक है, युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएगा। अगला पॉइंट इसमें कहता है कि भारत में ग्रेट ब्रिटेन के वाणिज्य और अन्य हितों की देखभाल के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। ब्रिटिश सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत संघ का निर्माण करके भारत में स्वशासन की स्थापना करना है और हिंदू और मुसलमान समुदाय के अतिरिक्त भारत के अन्य समुदायों जैसे दलित, सिख, पारसी आदि को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और उसके बाद शीघ्र ही शिमला सम्मेलन बुलाया गया। शिमला सम्मेलन का बुलाया जाता है 25 जून 1945 को बुलाया जाता है। इसको जल विभाजक का भी नाम दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद जाते हैं और लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना जाते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना फिर पाकिस्तान की मांग करते हैं, इसलिए शिमला समझौता भी सफल नहीं होता है। अब लास्ट में आता है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 के, इसी के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है। अब देखते हैं 28 फरवरी 1946 की बात है। शाही नौसेना ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का क्या कर दिया था? उनको खराब भोजन मिलता था, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह बहुत ऊंचे लेवल का हो गया, तो अंग्रेज़ों ने देखा कि अब नहीं हो सकता है कि हम भारत में शासन कर लिए, इसलिए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे कैबिनेट मिशन भेजते हैं। और कैबिनेट जो प्रधानमंत्री होते हैं इटली, वो लेबर पार्टी के होते हैं। जब उनकी सरकार बनती है तो उन्होंने बोला कि हम अभी पूरी तरह से भारत को भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। ठीक है, तो 1946 में भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। जो 3 कैबिनेट मंत्री थे, कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्षता किए थे इसका कैबिनेट मिशन का। ये रिपोर्ट 1946 में आता है। भारत संघ क्या होता है? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में 2 में इसको मतलब ये इलेक्शन होता है ब्रिटिश भारत में। और कितने 389, इसको मैंने पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, आप जाके पॉलिटी वाले लेक्चर में देख लेना। ठीक है, संविधान सभा में। तो ये ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में चुनाव होता है। और संविधान सभा का जो चुनाव होता है 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन नहीं किया जाएगा। और जिन्ना प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाता है। डैड डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन नहीं किया इसने। दंगा हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत लेवल पे पूरे भारत में, लेकिन दंगा होता है नोआखली जगह पड़ता है पश्चिम बंगाल पे, वहाँ पे दंगा हो जाता है। मुस्लिम लीग और हिंदुओं के बीच में लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा है। यहीं पे क्यों कहा है? जब नोआखली में दंगा होता है गांधी जी जाके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अगर तुमको दंगा करना तो पहले हमारे लाशों के ऊपर से तुम्हें गुजरना होगा। ये सब देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को क्या बोलता है? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहता है।
अब लास्ट में आ जाता है एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को। एटली महोदय ने आगे स्पष्ट किया कि सम्राट की सरकार जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देगी। और डी की बर्ड योजना मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जी लाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आता है 1947 में। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना बोलते हैं या जून योजना बोला जाता है। फिर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने इसे पास कर दिया जाता है माउंटबेटन योजना को। इस योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम निम्न प्रावधान थे। इसको 2 भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान में। देशी रियासत भारत या पाकिस्तान में मिल सकती है और जो नहीं मिलना चाहती हैं उनके लिए अलग संविधान निर्मात्री की व्यवस्था की जाएगी। देशी रियासत जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो उनके लिए प्रत्येक संविधान निर्मात्री की व्यवस्था की जाएगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा चुपचाप जाके भारत में मिलो। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, असम का सिलहट जिला पाकिस्तान को दे दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग बनाया जाता है। तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, इन्हीं की अध्यक्षता में बना था। भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्णतः नहीं हो जाता 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चला जाएगा। संविधान सभा को संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई। भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बना रहा, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने रहे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों आपको पूरा लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमी हो तो उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।